मेरे साथ है डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मैम, आज संत गाडगे महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया और बहुत ही उल्लास से मनाया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद महिलाओं की थी। महिलाओं को आपने भी कुछ मैसेज देना था और दिया भी है, और आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम जिस महापुरुष की जयंती को मना रहे हैं, जिनके जन्म दिवस को मना रहे हैं, उत्सव को मना रहे हैं, उनका जो मकसद था समाज के लिए कि हर वर्ग का ऊपर उठकर आना, ठीक है। वो खुद अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया, और वो ऐसी सोच के धनी रहे हैं कि उन्होंने हमेशा कहा कि हर वर्ग और हर लिंग, मतलब महिला और पुरुष में उन्होंने कभी अंतर नहीं समझा। शिक्षा को ज़्यादा महत्व। मैं टीचर हूँ, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, और एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार, एक समाज पढ़ता है। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर आज जो हर सरकारें बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात है, लेकिन इसको क्रियान्वित रूप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा पूरा फोकस है लड़कियों की शिक्षा पर। जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता जी। पर यहाँ पर जो हमारा धोबी समाज है वो पढ़ाई लिखाई में आ ही नहीं रहा, और वो ये सोच रहा है कि जो हमारा पुश्तैनी काम है हम सिर्फ उसी को ही करें और आप इसी को सीखो। तो क्या इससे हमारा समाज या हमारी महिला वर्ग जो है वो ऊपर आ पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी। हमारी महिला, खासकर रजक समाज की जो महिलाओं की जो स्थिति है वो अन्य समाज की महिलाओं से और ज़्यादा कह सकते हैं खराब है। क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पर जो पुरुष है वो विभिन्न प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व है। सिर्फ वो अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं, उससे ही वो अपना पेट भरने वो सोचते हैं कि आज काम कर लो और रात को खाना खा लो, और अपने जिस तरीके का उनका जीवन निर्वाह है, वो विकास की तरफ नहीं सोच रहे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करें। उसमें भी महिलाएं, जो खासकर जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको कुछ मैं इस समाज में कई तरीके से काम करती हूँ, तो मैंने देखा है कि लड़कियां पढ़ गई हैं, बहुएं आई हैं, तब भी उनको जॉब नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, या उनको आगे पढ़ा नहीं रहे हैं। तो वो उनकी कुंठित मानसिकता वाली बात है। जब तक उनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा, ना केवल महिला वाली बात नहीं है, वो अपने बच्चों को भी पूरी तरीके से नहीं अच्छे तरीके से शिक्षा की तरफ लेकर जा रहे, और इसीलिए इस समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो परसेंटेज में ही सिमट कर रह गया है। जबकि बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर, बहुत सारे सम्मानित पदों पर इस समाज के लोग हैं, लेकिन आपसी विभिन्नता के कारण किसी को पता ही नहीं कि वो अपने समाज के लोग हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक चीज, जो समाज की जब बात आती है तो जो धोबी समाज हमारा जो है वो खुल के कहता नहीं है कि हम धोबी हैं। हाँ। और अगर हम बात करें जाटव समाज की, चमार समाज की, सब ये कहते हैं मैं वाल्मीकि हूँ, हाँ। मैं चमार हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। पर हमारा धोबी समाज बिल्कुल भी निकल के नहीं आ रहा, और बाबा साहब को तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि रजक समाज में, धोबी समाज के अंदर ना, उनके टाइटल इतने असंख्य हैं। अब देखिए, धोबी समाज कहा जाए कि पूरे देश भर में हर जगह, लेकिन वो 13 राज्यों, कई सारे राज्य हैं जहाँ पर ना तो वो कैटेगरी में आता है, वो गुजरात में जनरल कैटेगरी में आता है, तो वो अपने आप को ना तो वो दलित मानता है, तो ना तो दलित के खेमे में आ पा रहा है, और बाकी समाज उन्हें जनरल नहीं मानता, तो ना तो वो जनरल में आता, वो बीच का त्रिशंकु बनकर रह गया है। बीच में उनकी पिटाई तो बहुत हो रही है। नहीं, वर्तमान सरकार जो है उन्हें पीट रही है, उनका शोषण कर रही है। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि वर्तमान जनरल में आ रही हो, चाहे नहीं, ये नहीं कह सकते कि कहते हैं कि निर्वर्तमान और भूतपूर्व सरकारें कोई भी नहीं है, क्योंकि वर्ग का उपयोग और दुरुपयोग किया गया, कभी सदुपयोग नहीं किया। और ये जो समाज रहा है, जो धोबी समाज रहा है, वो हमेशा सत्ता के फॉलोवर ज़्यादा रहे हैं। चाहे कांग्रेस रही है तो लंबे समय तक रजक समाज ने जितना समर्थन मतलब कांग्रेस को दिया है, शायद ही किसी को दिया हो, ठीक है। आज की डेट में भी अगर चाहे धोबी समाज का समर्थन अगर निर्वर्तमान जो सरकार है उसको धोबी समाज का मिला है, लेकिन जैसे कहते हैं जाटव समाज, वाल्मीकि समाज है, वो एक तरीके से स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं जी, ये तो बीएसपी की तरफ ही हैं या जो भी कुछ है, तो उनमें दृढ़ता नहीं है। एक तरफ वो एक तरीके इधर से उधर वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कभी इस पाले में और कभी उस पाले में रहते हैं। इसकी वजह से उनको स्थिरता नहीं मिल पाती है, और स्थिरता नहीं मिल पाती, इसकी वजह से उनका पूरा भारतवर्ष में पूरा जो वजूद है वो एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गया। जी। तो ये क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ चल रही हैं? मेरा ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको हटाने के लिए मेरी रणनीति कही है, या मेरी जो
तरीका है वो ये है कि जब तक लोग समाज के शिक्षित नहीं होंगे, युवा पीढ़ी शिक्षित नहीं होगा और स्वावलंबी नहीं होगी और उन्हें सही और गलत के अंदाज़ा नहीं होगा और फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों की पहचान नहीं होगी, तो वो आप लोग उभर कर नहीं आ पाएंगे। और शिक्षा की तरफ एकमात्र सीढ़ी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, यदि मेरे लिए कहा जाए कि मेरे वजूद का निर्माण करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। चाहे दलित समाज के ऊपर की बात करें जो हमारे महान वो रहे हैं, उसके बाद एक महिला होने के नाते भी आज मैं इतने स्वतंत्र होकर अपने विचारों को आपके सामने रख पा रही हूँ, तो शिक्षा एक बड़ा कारण है जिसके लिए उन्होंने कहा। और महिलाओं को बराबरी का जो दर्जा दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से, बाकी किसी भी संविधान तो एक अलग बात है, वो तो सभी को मिला, सभी महिलाओं को मिला, लेकिन उन्होंने ढांचा तैयार किया। लेकिन जब तक आत्मा नहीं होगी तो शरीर का क्या फ़ायदा। जैसे ही आत्मा निकल जाती है वो शरीर मृत हो जाता है, उसको शमशान में जला दिया जाता है। तो संविधान के अंदर जो मूलभूत आत्मा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट के रूप में डाली है। और वो फंडामेंटल राइट यदि हम सब ये जान जाए, चाहे बहुसंख्यक समाज अपने फंडामेंटल राइट को समझ जाए, और साथ ही साथ में कर्तव्य की भी बात कही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार ही नहीं दिए, साथ में हमें कहा है कि हमें किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम हमें जानकारी तो होनी चाहिए, जब तक, और जानकारी तब होगी, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हमें ये नहीं जानना कि हमारे ये अधिकार है, लेकिन हमें ये जानना भी ये है कि किन परिस्थितियों में उन अधिकारों का प्रयोग करना है और कितना प्रयोग करना है और कहाँ प्रयोग करना है। और ये मात्र सिर्फ ये तब हो सकता है जब हम शिक्षित हो जाएं। हम सही तरीके से जब तक शिक्षित नहीं होंगे और डिग्री नहीं होगी, ज्ञान तो हर एक के बात, गाँव में आप देखें बहुत सारे बुद्धिमान लोग होते हैं, हमारे उनके जीवन का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर डिग्री नहीं होती तो उसे नौकरी नहीं मिलती। इसलिए आज समाज के बहुसंख्यक समाज को बाबा साहब भी यही कहते थे, सावित्रीबाई फुले भी यही कहते थे, ज्योतिबा फुले भी यही कहते थे कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप कभी भी किसी के सर का ताज नहीं बन सकते। इसलिए आप पैर की जूती से सर का ताज बनना है तो एकमात्र सीढ़ी है नीचे से ऊपर आने की, वह है शिक्षा। तो इसलिए हर समाज को, बहुसंख्यक समाज को मात्र शिक्षा, कलम का हथियार उठा ले, और अगर उसने कलम के हथियार को उठा लिया तो उसको बुलंदी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो अल्पसंख्यक है वो कभी शासन नहीं कर सकता, बहुसंख्यक शासक है। हम तो रजक समाज से हैं, हमारे पूर्वज मतलब शासक ही रहे हैं। एक समय आया है जिसकी वजह से हम एक बहुसंख्यक उसमें शामिल हो गए, लेकिन हम तो रजक समाज से, जब तक हमारी सोच उस तरीके, हम सोचेंगे बड़ा नहीं तो करेंगे बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं इसी में एक सवाल अभी और पूछना चाह रहा था। आपने अभी कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया, और आप महिलाओं को तो ज़्यादा ही अधिकार मिले, बहुत नहीं अच्छे वो मिले, क्योंकि आज से 70 साल पहले जो मनुस्मृति चलती थी उसमें आप लोगों को तो अधिकार थे ही नहीं। और दोबारा यही चीज़ आने वाली है कि लोग ये कयास लगा रहे हैं, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को हम मिटा करके, संविधान को ख़त्म करके हम मनुस्मृति लागू कर दें। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मनुस्मृति दोबारा से लागू हो गई, संविधान खत्म होके, तो आपकी स्थिति क्या होगी और कहाँ खड़े होंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपको एक बात कही कि ज्ञान होना और अधूरा ज्ञान होना। वर्तमान सन 2019 में हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में जब हम बात करते हैं तो हम बहुत पुरातत्व की नहीं जा सकते, ठीक है। मनुस्मृति जो भी चीज़ है वो ग्रंथ, एक एपिक कथा, एक ग्रंथ के रूप में ही है। आज की डेट में जो लागू भी करना चाहेंगे वो खुद नहीं लागू कर सकते, क्योंकि उसके लागू होने से उनका ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनकी भी महिलाएं भी तो हैं। महिलाएं, बात महिलाओं की नहीं है। मनुस्मृति खाली महिलाओं के विरोध और पक्ष की बात नहीं करता। मनुस्मृति बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात करता है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था की बात करता है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र की बात करता है। मैं एक शूद्र के रूप में और एक महिला के रूप में बात नहीं करती हूँ, मैं एक सिटीजन के रूप में बात करती हूँ। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आज पूरे विश्व में लोकतंत्र है, राजतंत्र पुनः नहीं आ सकता। और लोकतंत्र में जब तक वोट की ताकत रहेगी तब तक किसी भी प्रकार के चीज़ लागू नहीं हो सकती। संविधान के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज 100 जन्म लेने होंगे निर्वर्तमान संविधान को बदलने के लिए, और हटाना तो बहुत दूर की बात है। जी जी। मतलब उसमें बदलाव भी करने के लिए एक आर्टिकल को चेंज करने का साहस और दुस्साहस वर्तमान चाहे सत्ता हो, चाहे वो कोई आने वाली सत्ताएं हो या भूतपूर्व सत्ताएं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत उस लेवल की सोच होना जरूरी है। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, बुद्धिमान और रीजन के साथ विजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और विजन निर्वर्तमान में नहीं, सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और कुछ भी नहीं है। अगर राजनीति में, अगर जैसे
वर्तमान गवर्नमेंट है, अब मोदी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी आरएसएस का खिलौना है एक, और आरएसएस और बीजेपी इस संविधान को हटाना चाहती है और वो पूर्ण बहुमत से अगर दोबारा आ जाती है तो क्या उसे हटा पाएगी? नहीं, मेरे को नहीं संविधान लगता। हटा नहीं पाएगी? नहीं नहीं, मैं इसमें मेरा अपना पक्ष ये है कि हम ये कहें कि हर एक राजनीतिक दल में, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ तो मैं मतलब नॉट काइंड ऑफ द एक्टिविस्ट का कहा जाए कि मेरा एक तरफा विचार नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ हर एक राजनीतिक दल एक विचारधारा के साथ जुड़ा होता है और वो अपनी विचारधारा से आगे बढ़ता है, ठीक है। हर एक की विचार, चाहे वो मतलब शिवसेना, उसका अपना एक विचार है, और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो उसका अपनी एक विचार है। विचारधाराओं से परे राजनीति है, ठीक है। और ये कहा जाए कि ये अगर चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो अन्य कोई भी पॉलिटिकल दल है, वो राजनीतिक हैं, ठीक है। और राजनीतिक जो लोग होते हैं वो विचारधारिक नहीं होते, वो विचारधारा निर्वर्तमान में एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। अगर आप पढ़ेंगे देयर इज अ थ्योरी, देयर इज अ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब विचारधारा का अंत। और विचारधारा का अंत 19वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ होती है वहाँ विचारधारा का अंत हो जाता है, ठीक है। निर्वर्तमान में कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ व्यवहारिकता है, जो कैसे आयाराम और गैराम जैसी चीज़ है, विचारधारा जैसा कुछ भी नहीं है। यदि हम बात करें काशीराम जी की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिनके फॉलोअर जो पॉलिटिकल, अगर जैसे आपने तो बीएसपी मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, जो काशीराम मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा पे क्या निर्वर्तमान बीएसपी चल रही है? नहीं चल रही है। मैं जो फैक्ट है वो उस विचारधारा पे नहीं चल रही है, तो व्यक्ति परक हो गया। और हर राजनीतिक दल व्यक्ति परक है, व्यक्ति से चलता है। पर अगर काशीराम साहब ने जो अपना एक विजन बनाया था, जो पार्टी चलाने का वो किया था, उसी तरीके से तो चल रही है। नहीं, आप उन्हें पॉलिटिकल व्यक्ति ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारी भागीदारी संसद में नहीं होगी इसलिए हमें पॉलिटिकल होना है, ठीक है। लेकिन वो एक समाज सुधारक थे, वो समाज के उत्थान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे ले जाते हुए समाज का उत्थान चाहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि सिर्फ जाट समाज का उत्थान हो, वो ये नहीं कहते थे वाल्मीकि समाज का उत्थान, वो चाहते थे धोबी का भी हो, खट्टी का भी, सबका भी हो, बहुजन समाज। वो कहते बहुजन का मतलब सत्ता होनी चाहिए, उन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। उसकी बात करते हैं। क्या आज की डेट में उतना हो पा रहा है? सिमट कर रह गए। अब कम्युनिटी वाइज हो गया है, जाट वाल्मीकि एक कम्युनिटी हो गई है, वो धोबी को पसंद ही नहीं करते हैं, धोबी अपने में वो उनको अपना टसल है, ठीक है। तो ऐसी असंख्य तरीके की बहुसंख्यक समाज की जो जातियां हैं वो अपने अपने में सिमट गई हैं। तो बताइए कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो फिर तो जो अल्पसंख्यक है वही तो राज करेगा, क्योंकि आप अपने आप में अल्पसंख्यक, क्योंकि जुड़े हुए नहीं है ना। जब तक ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, भले ही बहुत एक लंबी और एक छोटी है, कुछ भी है, लेकिन शक्तिशाली अपने आप में हो सकते, लेकिन अलग अलग है ना, कोई ताकत नहीं है। जब तक ये मिलेंगे नहीं तो ना, फिर तो बहुसंख्यक तब तक शासन नहीं कर सकता। मान्यवर काशीराम जी वही कहते थे, जब तक इसको मुट्ठी नहीं बनाओगे, सब लोग कटी और जाट, वाल्मीकि, धोबी, जितने भी असंग, माली, महार, जितने भी जब तक साथ में नहीं आएंगे तो शासक नहीं बन सकते। शासक बनना है तो साथ में आना हो, क्योंकि लोकतंत्र बहुतंत्र होता है और बहुतंत्र ना होकर आपने भीड़ तंत्र बना दिया है। इसलिए लोकतंत्र को भीड़ तंत्र न बनाकर मतलब बहुतंत्र बनाएंगे, तभी जाके वास्तव में बहुसंख्यक को अपनी सत्ता प्राप्त होगी, जिसकी वो सपने देखते हैं और हकदार हैं। जी, भीड़ ना बन करके एकजुट होकर के अगर हम सारे काम करें, और बहुजन, जब हम बहुजन की बात करते हैं और बहुजन जब इकट्ठा एक बार जब होके दिखा दे, तो शायद ये जितने भी अल्पसंख्यक लोग जो हैं, जो सत्ता में आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे। और काशीराम साहब ने भी यही कहा था, बाबा साहब ने भी यही कहा था कि 5 उंगलियां अगर एक मुट्ठी बन के किसी में अगर पड़ती है तो दमदार लगता है वो। जय भीम, नमो बुद्धाय।